एपिसोड 321 टू 330। विज्ञान विषय की मुख्य कक्षा के शिक्षक वू हाई ने मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की खूब प्रशंसा की। पिछले सप्ताह मॉक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र विज्ञान विषय की मुख्य कक्षा का ही था। वास्तव में शीर्ष 10 में शामिल सभी छात्र इसी कक्षा के थे, और साथ ही मैं छात्र लुओ की कक्षा में 10वीं रैंक हासिल करने के लिए उसकी सराहना करना चाहता हूँ। उसकी स्थिति से सभी अवगत होंगे, लेकिन इसके बावजूद उसने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे अकादमी के मुख्य वर्ग में दाखिला लिया और अब तो उसने हमारी पहली मॉक परीक्षा में भी कक्षा में 10वीं रैंक हासिल कर ली है। इससे सभी को और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और किसी भी बाधा को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना चाहिए। मॉक परीक्षा का परिणाम देखकर वू हाई को वाकई बहुत आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ यान पूरी कक्षा में 10वीं रैंक हासिल करेगी, इसलिए उसने अभी जो कहा वह उसके दिल की सच्ची भावना थी। इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र है। लुओ यान ने शर्माते हुए मुस्कुराकर शिक्षक को धन्यवाद दिया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, अगर वह परीक्षा में पूरी जान लगा देता तो शायद प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि अगर वह अपनी पहली मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता तो ये संदिग्ध लगता। कुछ बुरे इरादे वाले लोग सोच सकते थे कि उसने नकल की है। वह उन्हें गलत साबित करने की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। उसने बस इतना सुनिश्चित किया कि उसका परिणाम अच्छा हो, लेकिन इतना भी अच्छा ना हो कि वह शीर्ष 3 में आ जाए। इस तरह कोई भी उसके परीक्षा परिणाम पर सवाल नहीं उठाएगा। सब यही सोचेंगे कि वह होशियार और मेहनती है, वह धीरे धीरे तरक्की कर लेगा। ये तरीका ज़्यादा स्वाभाविक होगा। और फिर होम रूम शुरू हुआ। सुबह की क्लास चलती रही। एक ब्रेक के दौरान कई छात्र लुओ यान की सीट के चारों ओर जमा हो गए और उन्हें मॉक परीक्षा के परिणाम के लिए बधाई दी। तुमने बहुत अच्छा किया, शियाओ यान, एक ने कहा। हाँ, 10वां स्थान हासिल करना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, दूसरे ने कहा। धन्यवाद, लुओ यान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। क्या आप हमें अपनी सामान्य समीक्षा विधि बता सकते हैं? मेरे पिताजी ने ट्यूटर रखे और वे हर सप्ताहांत में मुझे कक्षाओं की समीक्षा करने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत मदद मिली, लुओ यान ने कहा। जाहिर है वह बस बकवास कर रहा था। जब स्कूल शुरू हुआ तो उसके पिता द्वारा उसे पढ़ाने के लिए रखे गए शिक्षक उनके घर नहीं आने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता से कहा कि उसे ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही एक स्कूल में पढ़ रहा है। वह अपना सारा खाली समय पढ़ाई में नहीं बिताना चाहता था। उसके पिता तुरंत मान गए। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने विनती करते समय दयनीय व्यवहार किया था। उसके पिता शायद उसकी हर बात मान लेते, बशर्ते वह एक आंसू बहा दे। जैसे ही उसके सहपाठियों ने उसका जवाब सुना, उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो वे कह रहे हों, अरे तो बात ये थी। अब वे उसके मॉक परीक्षा के परिणाम पर सवाल नहीं उठाएंगे। कुछ ही देर में घंटी बज उठी। सुबह की कक्षा के समाप्त होने का संकेत। लुयान जाने ही वाला था कि उसने यूजियाओ को अपनी ओर आते देखा। वह रुक गया और उसका इंतजार करने लगा। उसे अचानक याद आया कि यूजियाओ ने पिछले शुक्रवार को क्या कहा था, कि उसने उसके और लू जिन के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए चलने का फैसला किया था। यान, 10वीं रैंक हासिल करने पर बधाई हो, यूजियाओ ने आखिरकार उसके पास पहुंचकर कहा। लू यान ने अपने सामने खड़ी लंबी लड़की को गौर से देखा। उसकी भौहों में तनाव साफ झलक रहा था। जाहिर है सहपाठियों के सामने उससे खुलकर बात करने में वह बहुत घबरा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। साफ था कि उसने मन बना लिया था कि वह अपनी दोस्ती के बारे में सबको बताएगी। लू यान भला उसे कैसे निराश कर सकता था। धन्यवाद जियाओ, आपको भी चौथे स्थान पर आने के लिए बधाई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों और हावभाव से पता चलता था कि वे उससे बहुत करीब थे। ये दृश्य देखकर उनके सहपाठियों की आंखें फटी रह गईं। आखिर कब कक्षा की अदृश्य लड़की लुओ यान के इतनी करीब आ गई कि वे एक दूसरे को इतने आत्मीय अंदाज में बुलाने लगे। ये वाकई अप्रत्याशित था। शायद यहाँ किसी ने भी इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित होने वालों में हुआंग वेन भी था, लेकिन उसका ध्यान दूसरों से कुछ अलग था। उसे ये सुनकर थोड़ी असहजता हुई। उसे ये भी नहीं पता था कि उस लड़की का नाम क्या है जो लुओ यान को यान कहकर बुला रही थी, मानो वह उसके बहुत करीब हो। फिर अचानक उसे यिन चेन वाली घटना याद आ गई। अगर उसे सही याद है तो उस लड़की ने लुओ यान की रक्षा करने की कोशिश की थी। क्या वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी? फिर उसका क्या, उसने भी तब लुओ यान की मदद की थी। फिर भी उनके रिश्ते में कुछ भी बदलाव क्यों नहीं आया? अरे रुको, वो अभी क्या सोच रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उस बदमाश के करीब जाना चाहता था। चिढ़कर वो कक्षा से बाहर निकल गया। अपने सहपाठियों की निगाहें यूजियाओ पर टिकी देखकर लुओ यान ने पूछा, क्या हमें चलना चाहिए? इन बच्चों के होश में आने और उसे यूजियाओ को घेरने की कोशिश करने से पहले ही यहाँ से चले जाना बेहतर है। अगर ऐसा हुआ तो यूजियाओ का सब्र टूट जाएगा। वह नहीं चाहता था कि पहली बार जब उसने उससे अपनी दोस्ती जाहिर करने का फैसला किया तो उसे कोई बुरा अनुभव हो। यूजियाओ ने सिर हिलाया और सहपाठियों के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही दोनों कक्षा से बाहर निकल गए। नीचे उतरते समय अन्य छात्रों की निगाहें लगातार यूजियाओ पर टिकी रहीं। क्या ये सचमुच ठीक है? लू यान ने पूछा। उसे चिंता थी कि वह इन लोगों की निगाहों को सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प भी झलक रहा था। यूजियाओ के कार्यों से संतुष्ट होकर लुओ यान मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि यह उसके परिवर्तन की शुरुआत है। उसका उस आत्मविश्वासी युवती में परिवर्तन होना जो उसे होना चाहिए था। जब वे तीसरे वर्ष के शिक्षण भवन से बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत देखा कि लुओ जिन उनका इंतजार कर रहा था। लुओ यान तेजी से आगे दौड़ी और यूजियाओ चुपचाप उसके पीछे पीछे चली। दोनों को साथ देखकर लुओ जिन ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई।
आखिरकार हफ्तों से साथ में दोपहर का खाना खाते हुए शायद केवल एक ही बार ऐसा हुआ था कि दोनों शिक्षण भवन से एक साथ बाहर निकले हों। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे अभी भी अपने बड़े भाई के साथ हुई गला घोंटने वाली घटना याद थी। उसके बाद उसने अपने बड़े भाई और यूजियाओ के बीच चल रहे किसी भी मामले में दखल न देने का फैसला किया। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे डर था कि उसका बड़ा भाई उसे सजा देगा। लुओ रेंग गुस्से में सचमुच बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर था। यान, दौड़ना नहीं, उसने लुओ यान को डांटते हुए दूसरे के गाल पर चुटकी ली। माफ करना, मैं बस कुछ ज्यादा ही उत्साहित था, लुओ यान ने कहा और फिर लुओ जिन की तरफ देखकर मुस्कुराया। आह जिन, मैंने मॉक परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। लुओ जिन ने नाक से कुड़ी। जब तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे तब फिर से मेरे सामने शेख ही बघारना। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसके होठों पर एक हल्की सी गर्व भरी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। तो ये सिर्फ उसका दिखावटी नखरा था। तीनों उस छोटे से रेस्तरां की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में मिलने वाले सभी छात्रों ने घूरने लगे, खासकर यूजियाओ को। आखिर लुओ जिन की मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। अगर लुओ यान भी साथ होता तो ध्यान और भी बढ़ जाता और सारा ध्यान यूजियाओ पर केंद्रित हो जाता, वह अदृश्य लड़की जिसे लुओ भाइयों के साथ नहीं देखा जाना चाहिए था। अगर लुओ जिन की बदमाश वाली छवि न होती तो ये छात्र जरूर उनका पीछा करते, सिर्फ ये जानने के लिए कि वे कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते लुओ यान बीच बीच में यूजियाओ की तरफ देखता रहा। उसे चिंता थी कि कहीं वह इन लोगों की निगाहों को सहन न कर पाए, लेकिन वह डटी रही। हालांकि बड़े चश्मे की वजह से वह उसके चेहरे के सारे भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी पैनी नजरें अब दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। ये सोचकर वह मुस्कुरा उठा। जब वे छोटे से रेस्तरां में पहुंचे तो वे अपनी हमेशा वाली सीट पर बैठ गए। वहां मौजूद एकमात्र वेटर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उनका ऑर्डर ले लिया। मैंने हथियार बनाना पूरा कर लिया है। जब आप गेम में लॉग इन करेंगे तो मैं आपको बाद में दे दूंगी, यूजियाओ ने कहना शुरू किया। ये सुनकर लुओ यान हैरान रह गया। इतनी जल्दी? यूजियाओ शर्मा गई। मुझे प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने एक ही दिन में सब कुछ पूरा कर लिया। ये बात सच थी, वह सचमुच प्रेरित हुई। दोनों भाइयों द्वारा दी गई सभी सामग्रियां सर्वोत्तम गुणवत्ता की थीं, इसलिए उसके मन में कई विचार आए। देखते ही देखते उसने दोनों हथियार गढ़ना पूरा कर लिया। वाह, जियाओ जियाओ कमाल की है, लुओ यान ने यूजियाओ की तारीफ करते हुए कहा। कल रू की कार्निवल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम इसे ले सकते हैं, है ना आजिन? हाँ, लुओ जिन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह यूजियाओ द्वारा बनाए गए हथियार को देखने के लिए थोड़ा उत्साहित भी था। हमें कहाँ मिलना चाहिए? गोल्डक्रेस्ट सिटी में, यूजियाओ ने पूछा। नहीं, हम सीधे अलरीन शहर में आपकी दुकान पर जा सकते हैं, लुओ यान ने कहा। अलरीन शहर में प्रवेश करने के लिए उसे अभी भी एक स्तर पार करना बाकी था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह आज इसे पार कर लेगा। आखिर कल से पूरे हफ्ते चलने वाली राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी शुरू हो रही थी, इसलिए वह रात में देर तक खेल सकता था। उन्होंने आगे कहा, कल जब हम लॉग इन करने वाले होंगे तब मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया। लुयान खाना शुरू ही करने वाला था कि उसने छोटे से रेस्टोरेंट में किसी को आते देखा। और क्या पता, वह कोई जाना पहचाना व्यक्ति ही था। वह वही शिक्षक था जिसने अकादमी की प्रवेश स्थानांतरण परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। वह आदमी औसत कद का था। उसके दुबले पतले शरीर पर विंडब्रेकर जैकेट थी, जिससे वह और भी दुबला पतला दिख रहा था। मोटे चश्मे की वजह से उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पहली बार देखने की तरह ही लुयान को अब भी वही लगा कि वह आदमी सुंदर है। शिक्षक जियांग, उसने पुकारा। अचानक बुलाए गए व्यक्ति ने अंदर खाना खा रहे 3 छात्रों की ओर देखा। उसने तुरंत बुलाने वाले को पहचान लिया। वह मुस्कुराया और उनके पास चला गया। छात्र लुओ, उन्होंने अभिवादन किया। मैंने मॉक परीक्षा के परिणाम देखे। बधाई हो, आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। लुओ यान मुस्कुराए। धन्यवाद शिक्षक जियांग। शिक्षक जियांग उस प्यारी मुस्कान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अगर उनका कभी बेटा होता तो वे चाहते कि वह इस विद्यार्थी जैसा हो। फिर उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। संतान होना और शादी करना तो दूर की बात उनके लिए नामुमकिन था। आखिर वे अपना स्वभाव तो बदल नहीं सकते थे। भाई यू, रेस्तरां की रसोई से अभी अभी बाहर आए एक व्यक्ति ने पुकारा। जियांग यू ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए एक दुबले पतले आदमी को देखा जिसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। शिंगेर युआन जिंग के पास जाने से पहले उसने तीनों छात्रों, विशेष रूप से लुओ यान को देखकर मुस्कुराया। मैं अभी आपका लंच देने ही वाला था, युआन जिंग ने कहा। खैर, मैंने बस सोचा कि आपसे मिलने यहाँ आ जाऊं, और मैं ऑफिस से बाहर निकलकर थोड़ा टहलना भी चाहती थी, जियांग यू ने नर्म स्वर में उत्तर दिया। लुओ यान ने रेस्टोरेंट के शेफ और शिक्षक की ओर देखा जो अब एक दूसरे से खुशी खुशी बातें कर रहे थे। यान, खाना खाओ, लुओ जिन ने उसे याद दिलाया। फिर लुओ यान ने खाना शुरू किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। क्या आपको पता है कि शिक्षक जियांग कौन सा विषय पढ़ाते हैं? उसने पूछे बिना नहीं रह सका। वह स्कूल के काउंसलर हैं, यूजियाओ ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि उनका इसी साल तबादला हुआ है, इसलिए ज्यादा छात्र उन्हें नहीं जानते। स्कूल काउंसलर? तो फिर उन्हें शिक्षक की बजाय डॉक्टर कहा जाना चाहिए। वह शेफ के काफी करीब लगते थे। मैंने भाई युआन से सुना है कि वे शिक्षक जियांग के यहाँ आने से बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यूजियाओ ने एक बार फिर जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह उससे पहले विदेश में रह रहे थे। लू यान ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। इससे संतुष्ट होकर उसने अंततः अपना सारा ध्यान खाने पर वापस लगा दिया। तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। संयोगवश उन दोनों के पहले नाम से ही उसके मंडप का नाम बनता था, यू और शिंग। क्या संयोग है? लू यान अच्छे मूड में उठा। आज से एक हफ्ते की छुट्टी शुरू हो रही थी।
लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ करना बाकी था। उसे आज ही रूकी कार्निवल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था, फिर छुट्टी के आखिरी 2 दिनों में उसे कार्निवल के प्रारंभिक दौर में हिस्सा लेना था, और इन दोनों के बीच उसे वे 2 काम भी पूरे करने थे जो उसने और शेंजी यून ने अभी तक नहीं किए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कल रात खाना खाने के बाद उनके पिता ने उन्हें कुछ बताया। मेरे बेटों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, लुओ वेइटियान ने कहा जब वे सभी बैठक कक्ष में बैठे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी जो इस बात का संकेत थी कि वे बहुत खुश थे। क्या बात है पिताजी? लुओ यान ने अपने पिता की कमीज की आस्तीन खींचते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों से उनकी ओर देखते हुए पूछा। लुओ वेइटियान को अचानक अपने बेटे की मासूमियत पर आ गई और उनका मन किया कि उसे गले लगा लें। लेकिन फिर उन्होंने गला साफ किया और गंभीरता से कहा, चूंकि शाओ यान और शाओ जिन की स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैंने आहरेन और अपने शेड्यूल से कुछ दिन निकाल लिए हैं ताकि हम सब परिवार साथ में कहीं घूमने जा सकें। हम शुक्रवार को निकलेंगे और रविवार को लौटेंगे। आपका क्या ख्याल है? लुओ यान कहना चाहता था कि यह बहुत अच्छा विचार है। फिर उसे याद आया कि रविवार को रूकी कार्निवल का प्रारंभिक दौर है, लेकिन अपने पिता के खुश चेहरे को देखकर वह उनसे शनिवार को लौटने के लिए कैसे कह सकता था। यह अच्छा विचार है पिताजी, लुओ रेन ने कहा। किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि यहाँ शरद ऋतु है, इसलिए किसी गर्म जगह पर जाना अच्छा रहेगा। मेरे मन में भी यही विचार है, लुओ वेइटियान ने सहमति जताते हुए कहा। जब उनके पिता ने छुट्टियों का जिक्र किया तो लुओ जिन ने लुओ यान के चेहरे के भावों में आए सूक्ष्म बदलाव को महसूस किया। ये बदलाव तब और भी स्पष्ट हो गया जब उनके बड़े भाई ने उष्णकटिबंधीय द्वीप के बारे में कुछ कहा। यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी, क्योंकि लुओ जिन भी इसी समस्या के बारे में सोच रही थी। अगर वे रविवार को ही लौटेंगे, जो कि प्रारंभिक दौर का पहला दिन है, तो वे रूकी कार्निवल के प्रारंभिक दौर में कैसे शामिल हो पाएंगे? अगर वे छुट्टी मनाने किसी दूसरे देश चले जाते हैं तो यह और भी असंभव हो जाएगा। शुरू में उसे इस रूकी कार्निवल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर उसने सू यूकी को बाइजे से यह कहते हुए सुना कि अगर वो और लुओ यान दोनों आगामी रूकी कार्निवल में अच्छा प्रदर्शन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे लोगों को पता चलेगा कि यूनिवे के ये दोनों नए सदस्य वाकई प्रतिभाशाली नवोदित कलाकार हैं। तो लुओ जिन को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। हालांकि उसने अपने दूसरे भाई की वजह से ही अर्काडिया खेलना शुरू किया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे खेल में सचमुच मजा आने लगा था। आखिरकार वह अभी भी किशोर ही था। उसे अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह ऐसे खेल खेलना पसंद था। इतना ही नहीं, जब से उसने खेलना शुरू किया था, दूसरों से उसकी लड़ाई झगड़े की आदत बहुत कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी हिंसक ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया हो। रूकी कार्निवल एक ऐसा आयोजन था जहां वह अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकता था। बहुत सारे लोगों से लड़ने के ख्याल से ही उसका खून खौल रहा था, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक उसे और उसके दूसरे भाई को प्रारंभिक दौर में भी लड़ने का मौका न मिले। पिताजी, तारीख बदलने के बारे में क्या ख्याल है? चलिए गुरुवार को निकलते हैं और शनिवार को लौट आते हैं, उसने सुझाव दिया। रविवार को होने वाले मैच में यान और मेरा अपने टीम के साथियों से मिलने का समय है। हमने यह मुलाकात पिछले हफ्ते तय की थी। अगर हम इस मुलाकात को टाल देते हैं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। लुओ यान ने अचानक लुओ जिन की तरफ देखा। वाह, आह जिन, किसने सोचा था कि तुम पापा के सामने इतनी बेबाकी से झूठ बोल दोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम नौसिखिए प्रतियोगिता में इतना हिस्सा लेना चाहते हो। लेकिन शाबाश। और फिर उसने तुरंत कहा, पापा, आह जिन सही कह रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त हमारे बारे में बुरा सोचें, उसने जितना हो सके दयनीय चेहरा बनाते हुए कहा। क्या पापा कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं प्लीज? लुओ वेइटियान कैसे मना कर सकते थे जब उनका दूसरा बेटा किसी भी पल रोने को तैयार लग रहा था। अपने और लुओ रेन के शेड्यूल में एक दिन का एडजस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वह इतना भी नहीं कर सकते तो कंपनी चलाने का क्या फ़ायदा? ठीक है, चलो करते हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे की ओर मुड़कर कहा। तुम सहमत हो ना, आहरेन? लुओ रेन के जवाब देने से पहले ही उसने देखा कि लुओ यान उसे अपनी उन बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों से देख रही है जो मानो किसी भी पल आंसू बहा देंगी। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने बेबसी से कहा। लुओ यान खुशी से हंस पड़ी। धन्यवाद पिताजी, भाई। लुओ वेइटियान ने अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए कहा, तो आप किस देश में जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं रहना अच्छा रहेगा, लुओ रेन ने सुझाव दिया। अहम पिताजी, भाई, क्या हम देश छोड़कर नहीं जा सकते? अगर हम गए तो हवाई जहाज में ही बहुत समय बीत जाएगा। मैं तो यही चाहूंगी कि हम वो समय सबके साथ अलग अलग जगहों पर घूमने में बिताएं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? लुओ यान ने कहा। इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच यही सोच रहा था। अगर उन्हें शनिवार को ही लौटना पड़ा तो छुट्टी मनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा। लुओ वेइटियान सोच में पड़ गया। ठीक है, आपकी बात सही है। शियाओ यान कहाँ जाना चाहती है? चलो चेंगदू चलते हैं। मैं हमेशा से पांडा को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उसने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। चेंगदू एस प्रांत की राजधानी थी। यहाँ एक संरक्षण केंद्र था जहाँ पर्यटक विशाल पांडा देख सकते थे। वह अपने अंतिम जन्म में हमेशा एक पांडा देखना चाहता था, लेकिन उसे कभी यह अवसर नहीं मिला। इसके अलावा चेंगदू में घूमने के लिए कई अन्य रोचक स्थान भी थे। लुओ वेइटियान और लुओ रेन ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरों पर जटिल भाव थे। जब उन्होंने छुट्टियों पर जाने के बारे में सोचा था तो उन्होंने कभी भी चेंगदू जाकर विशाल पांडा देखने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अगर लुओ यान यही चाहती थी तो वे सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए चेंगदू चलते हैं, लुओ वेइटियान ने कहा। लुओ यान ने खुशी से अपने पिता की बांह पकड़ ली। धन्यवाद पिताजी। अब लुओ जिन की बारी थी लुओ यान को शाबाशी देने की।
सच में, अगर उसने लुओ यान की सारी चालें न देखी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसने अपने पिता और बड़े भाई को अपनी बात मनवाने में कैसे कामयाबी हासिल की। अगर लुओ जिन अपने दूसरे भाई के इस पहलू से वाकिफ न होता तो शायद वह भी खुशी खुशी उसकी बात मान लेता। लेकिन फिर भी अगर उसे पता भी होता तो शायद वह फिर भी वही करता। लुओ यान खुशी से अपने पिता की बाहों में सिमट गया। अब जब सब कुछ तय हो गया था तो उसे बस अपने समय का सदुपयोग करना था ताकि वह अपने सभी जरूरी काम कर सके। इक्वल्स। देखिए, ये 7 दिन की छुट्टी उनके लिए बहुत व्यस्त रहने वाली है। लुओ यान बिस्तर से उठा और बगल की मेज पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। फिर उसने यू जियाओ को मैसेज किया। उसके बाद उसने शेन जी यून को मैसेज किया। फिर उसने अपना फ़ोन वापस मेज पर रख दिया और खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को फैलाया और इस लंबे दिन के लिए खुद को तैयार किया। लुओ यान गोल्डक्रेस्ट सिटी के चौक पर पहुंचा। उसने और लुओ जिन ने नाश्ते के तुरंत बाद गेम में लॉग इन किया। इस तरह वे रूकी कार्निवल के लिए पहले ही पंजीकरण करा सकते थे। उसे यकीन था कि बहुत सारे नए खिलाड़ी पंजीकरण कराने की कोशिश करेंगे। वह प्रतिभागियों की भारी भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। जैसे ही वह गेम में दिखाई दिया उसका पालतू जानवर अपने आप उसके कंधे पर आ गया। मास्टर, हम यहाँ यूं ही क्यों खड़े हैं? एक्लिप्स ने पूछा। हम मेरे भाई का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही एक्लिप्स का छोटा सा चेहरा अचानक सिकुड़ गया। क्या आपको मेरा भाई पसंद नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर के भाई को एक्लिप्स पसंद नहीं है, इसलिए एक्लिप्स भी उसे पसंद नहीं करता। मेरा भाई शायद ही किसी को पसंद करता है, इसलिए अगर वह तुम्हें थोड़ा नापसंद करे तो इसे दिल पर मत लेना, लुओ यान ने उस छोटे से प्यारे से लड़के के मुलायम सिर को सहलाते हुए कहा। लेकिन उसे एक्लिप्स की गुलाबी बालों वाली बहन पसंद है। ये सुनकर लुओ यान मुस्कुराया। हाँ, वह ऐसा करता है। एक्लिप्स को नहीं लगता कि उसकी गुलाबी बालों वाली बहन मास्टर के भाई को इतना पसंद करती है। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लुओ यान ने उत्सुकता से पूछा। वह सोच रही थी कि एक्लिप्स का उन दोनों के बारे में क्या विचार है। आखिर इस आदमी की राय हमेशा दिलचस्प रही है, हालांकि कभी कभी काफ़ी परेशान करने वाली भी, खासकर अगर आप उन लोगों में से एक हो जिन्हें वह अपनी राय दे रहा हो। गुलाबी बालों वाली बहन मास्टर के भाई को अपने छोटे भाई की तरह मानती है। शायद इसलिए कि वह बहुत छोटा है, गुलाबी बालों वाली बहन उसे बिल्कुल भी पुरुष नहीं मानती। लुओ यान को थोड़ी खुशी थी कि इस नन्हे लड़के की बातें सिर्फ वही सुन पा रहा था। अगर लुओ जिन ने अभी अभी एक्लिप्स की बातें सुन ली होती तो वो इस नन्हे लोमड़ी के पूरे शरीर के बाल नोच डालता। उसने एक्लिप्स की कही बात पर गौर किया कि सुयुकी लुओ जिन को छोटे भाई की तरह मानती है। ये बात शायद उसके अपने अनुभव से ज्यादा अलग नहीं थी। उसने सुयुकी को लुओ जिन के प्रति कभी भी रोमांटिक भाव नहीं दिखाया था। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि वह उससे 4 साल बड़ी थी। इतना ही नहीं, लुओ जिन के साथ उसकी ज्यादातर बातचीत खेल में ही हुई थी, जब वह बौने के रूप में था। जैसा कि एक्लिप्स ने कहा, उस रूप में उसे रोमांटिक नजरिए से देखना वाकई मुश्किल है। और ऊपर से लुओ जिन का इतना रूखा व्यवहार भी कोई मदद नहीं कर रहा था। खैर, लुओ जिन अभी जवान था। शायद सुयुकी के लिए उसके मन में जो भावनाएं थीं वो बस एक मासूम सा प्यार था। उसके लिए इस तरह का अनुभव करना अच्छा है। इस अनुभव का जो भी नतीजा हो उससे उसे एक बेहतर इंसान बनने में ज़रूर मदद मिलेगी। इसलिए लुओ यान इसमें दखल नहीं देगी और प्रकृति को अपना काम करने देगी। यान, उसके छोटे भाई की जानी पहचानी प्यारी आवाज़ आई जो बौने के रूप में था। लुओ यान ने नीचे देखा तो पाया कि लुओ जिन अचानक उसके बगल में प्रकट हो गया। वह शायद टेलीपोर्ट करके अभी अभी यहाँ पहुंचा है। चलें, उसने पूछा, जिस पर लुओ जिन ने सिर हिलाकर सहमति दी। वे अखाड़े की ओर चल पड़े। आगामी रूकी कार्निवल के लिए पंजीकरण 4 प्रमुख शहरों में स्थित अखाड़ों में हो रहा था। उन्होंने गोल्डक्रेस्ट का अखाड़ा चुना क्योंकि वे इस शहर से सबसे ज्यादा परिचित थे। उन्होंने ओल्डडेल और मैटलॉक की तुलना में गोल्डक्रेस्ट में ज्यादा समय बिताया था। दोनों हाल ही में लेवल 86 पर पहुंचे थे, इसलिए वे अलरीन शहर नहीं गए थे। यही कारण था कि गोल्डक्रेस्ट उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। लुओ जिन ने अपने भाई के कंधे पर बैठी लोमड़ी पर एक नज़र डाली। क्या तुम अपने उस पालतू जानवर के साथ मेले में लड़ने जा रहे हो? लुओ यान ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। लुओ जिन के माथे पर थोड़ी सी शिकन आ गई। क्या इससे कोई बाधा नहीं आएगी? एक्लिप्स ने लुओ जिन को घूर कर देखा। मास्टर, आपका भाई एक्लिप्स को नीचा दिखा रहा है। उसने तो एक्लिप्स को ये तक कह दिया। क्या वह सोचता है कि एक्लिप्स कोई वस्तु है? लुओ यान ने एक्लिप्स की पीठ थपथपाई। ठीक है, शांत हो जाओ, अच्छे बच्चे बनो। मुझे यकीन है कि आज जिनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बस तुम्हारे गुरु के बारे में चिंतित है। छोटी लोमड़ी ने मुंह फुला लिया। जाहिर तौर पर वह लुओ जिन से असंतुष्ट थी। लुओ यान ने अपने भाई की ओर मुड़कर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मेरे काम में बाधा डालेगा, बल्कि मुझे लगता है कि वह मेरी बहुत मदद करेगा। अपने स्वामी की बात सुनकर एक्लिप्स स्पष्ट रूप से प्रसन्न हुआ। उसने अपनी छोटी सी छाती फुलाकर काले बालों वाले बौने को गर्व से देखा। लुओ जिन को लगा कि लोमड़ी ने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि किसी गैर पात्र एनपीसी के इतने करीब होने से ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगर लुओ यान को अपने पालतू जानवर की क्षमताओं पर भरोसा था तो उसे दखल देने की ज़रूरत नहीं थी। अपने भाई के काले गुण के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह खुद को नुकसान में नहीं डालेगा। जल्द ही वे अखाड़े में पहुंच गए। यहाँ आकर लुओ यान को अचानक याद आया कि वह पहली बार इस शहर के अखाड़े में कब आया था। ये तब की बात है जब शेन जी यून ने उस रात एक खिलाड़ी को चुनौती दी थी, जिस रात उसके पवेलियन का विज्ञापन प्रसारित हो रहा था। तब उसे समझ नहीं आया था कि दूसरा खिलाड़ी इतना गुस्सा क्यों था, सिर्फ इसलिए कि वह खिलाड़ी अश्लील बातें कह रहा था। उसने सोचा कि शायद इसलिए कि वे दोस्त थे और शेन जी यून को अपने दोस्त के बारे में इस तरह की बातें पसंद नहीं थीं। उसे ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि असलियत कुछ और थी।
उस समय शेन जी यून के मन में शायद पहले से ही उसके लिए भावनाएं थीं, इसीलिए उसने उस खिलाड़ी को ऐसे कुचल दिया जैसे उसने अपनी बिल्ली को मार डाला हो। वह पहले से ही इतना स्पष्ट था, लेकिन इस संभावना का लुओ यान के मन में कभी कोई ख्याल नहीं आया। अगर उसे लोगों की भावनाओं की अच्छी समझ न होती तो शायद वह दूसरे की भावनाओं को जान ही नहीं पाता। लेकिन अब जब उसे अपनी भावनाओं के बारे में एक बड़ा एहसास हो चुका था तो वह सोचने लगा कि क्या लोगों की भावनाओं को इतनी अच्छी तरह समझना सही है। शायद एक तरह से अनजान रहना ही बेहतर होता। कम से कम वह अपने दिल की तेज धड़कन के पीछे छिपे अर्थ को धीरे धीरे समझने के आनंद का अनुभव तो कर सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद उसका दिल और दिमाग ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से एक साथ काम करने लगते। तब उसे यह समस्या नहीं होती कि उसका दिल तो इस बात को स्वीकार कर चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी देखते हैं क्या होता है वाली स्थिति में है। यान, तुम किस बात में खोई हुई हो? लुओ जिन ने पुकारकर लुओ यान की खोई हुई अवस्था को सही ढंग से समाप्त किया। चलो अंदर चलते हैं। लुओ यान ने अपने मन में चल रहे विचारों को झटक दिया और लुओ जिन के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर आते ही लुओ यान ने अखाड़े का चारों ओर नजर घुमाई। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंदर पहले से ही काफ़ी खिलाड़ी मौजूद थे। अधिकतर खिलाड़ी अलग अलग बूथों में कतार में खड़े थे। सुबह के 8:30 बजे ही हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागी यहाँ मौजूद थे। शायद उसे और लुओ जिन को पहले आ जाना चाहिए था। खैर, कम से कम हर बूथ में कतार इतनी लंबी तो नहीं थी। चलो लाइन में लग जाते हैं, उसने लुओ जिन से कहा। फिलहाल रूकी कार्निवल के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हेतु 5 बूथ थे। दोनों सबसे कम लाइन वाले बूथ पर जाकर खड़े हो गए। हालांकि लुयान ने इसे सबसे कम लाइन कहा, लेकिन उनकी बारी आने में शायद आधा घंटा लग जाता। उसने अपने छोटे भाई को अपने आगे खड़ा कर दिया क्योंकि वह कद में छोटा था और इस तरह बात करना आसान होता। लू जिन ने भी शायद यही सोचा होगा, इसलिए भले ही वह कर दिखाने के लिए उसके पीछे खड़ा होना चाहता, उसने जिद नहीं की। जैसे ही वे पंक्ति में खड़े हुए, लुयान ने चारों ओर देखा और दूसरे खिलाड़ियों पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं दिखा, इसलिए वह सीधे आगे देखने लगा। ऐसा करते हुए उसने संयोगवश अपने बाईं ओर पंक्ति में खड़े 2 खिलाड़ियों की बातचीत सुनी। लुयान शायद ध्यान नहीं देता कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उसने सफ़ेद बालों वाला बौना और काले बालों वाला छोटा बौना के नाम सुने। जाहिर है वे दोनों उसके और लू जिन के बारे में बात कर रहे थे। वह ऐसी बातों को लेकर संवेदनशील है, इसलिए वह सुने बिना नहीं रह सका। अरे, वे दोनों विशेष नस्ल के हैं, है ना? एक ने पूछा। हाँ, मैंने जो सुना है उसके अनुसार विशेष नस्लें आम और दुर्लभ नस्लों की ही एक उपप्रजाति हैं। तो जाहिर है वे एक अलग तरह के एल्फ और गनोम हैं, उसके साथी ने कहा। क्या आपको लगता है कि वे शक्तिशाली हैं? शायद उनके पास ऐसे कौशल हैं जो केवल उनकी जाति के लिए ही अद्वितीय हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वे दोनों उनकी बराबरी कर पाएंगे, खिलाड़ी ने थोड़ा व्यंग्यपूर्ण लहजे में घमंड से कहा। आपका क्या मतलब है? अरे, जरा दिमाग लगाओ। अगर उन्हें रैंडम सिलेक्शन से स्पेशल रेस मिल गई तो इसका मतलब है कि उनका गेमिंग अनुभव 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। इतने कम अनुभव के साथ वे कितने कुशल हो सकते हैं? इसके अलावा उनके पहनावे को देखो, साफ है कि ये पैसे देकर जीतने वाले खिलाड़ी हैं। शायद उन्होंने ढेर सारे EXP पोषण पी लिए होंगे ताकि इतने कम समय में लेवल 80 तक पहुंच सकें। रूकी कार्निवल में हिस्सा लेकर ये अमीर दूसरी पीढ़ी के खिलाड़ी जरूर सोचते होंगे कि जब तक उनके पास पैसा है वे जीत सकते हैं। कितनी बेशर्मी है। तुम सही कह रहे हो, इसीलिए तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे कपड़े पहने हैं। पता चला कि वे पैसे देकर जीतने वाले किस्म के लोग थे, दूसरे ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि उस सफ़ेद बालों वाले बौने ने अपने कंधे पर बैठी उस 3 पूंछ वाली लोमड़ी को भी खरीदा होगा? उसके साथी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। बिल्कुल, उसने शायद इसे किसी नीलामी में बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा होगा। अमीर लोगों की जिंदगी वाकई अच्छी होती है। लू यान ने उन दोनों की बात सुनना बंद कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ ये दोनों ही उसके बारे में बुरा भला नहीं कह रहे थे। अगर उसने अपना चेहरा न ढका होता तो ये लोग शायद ये भी कहते कि उसने खुद को हद से ज़्यादा सजाया संवारा है। ये सच है कि उनके ज़्यादातर कपड़े पैसों से खरीदे गए थे, लेकिन उन दोनों ने तो मेहनत करके और ढेर सारे राक्षसों को हराकर ही अपनी काबिलियत बढ़ाई थी। लू यान जाहिर तौर पर उनके स्तर तक नहीं गिरेगा और उन्हें ये सब नहीं समझाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा बदला तो यही होगा कि वो पूरी प्रतियोगिता जीत ले। ऐसा होने पर शायद उन लोगों के चेहरे उतर आएंगे। मास्टर, क्या एक्लिप्स को उन दोनों के चेहरे नोच देने चाहिए? एक्लिप्स ने अचानक कहा। स्पष्ट रूप से उसने उन दोनों की बातें भी सुन ली थीं। उसने अपने कंधे पर बैठी लोमड़ी की ओर मुस्कुराते हुए देखा जो अब अपने पंजे चाट रही थी। तुम हमेशा हिंसा का सहारा क्यों लेते हो? क्योंकि जिन लोगों को एक्लिप्स खरोंचना चाहता था वे इसके हकदार हैं, एक्लिप्स ने गर्व से कहा। खासकर वे दोनों इसके हकदार हैं। मास्टर, तुम्हारी ऐसी बातें करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने महान और शक्तिशाली हो, क्या वे अंधे हैं? तुम शायद उन्हें एक ही वार में खत्म कर सकते हो। और ये कहना कि तुमने एक्लिप्स को खरीदा है। मास्टर ने ही एक्लिप्स को खोजा था। क्या वे हमारे बीच के गहरे जुड़ाव को नहीं देख सकते? वे बिल्कुल अंधे हैं। उस छोटे लड़के की प्रतिक्रिया देखकर लुओ यान लगभग हंस पड़ी। हाँ हाँ, वे अंधे हैं, लेकिन एक्लिप्स, तुम्हें ऐसे लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जल्द ही उनके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन मास्टर, मुझे लगता है कि आपके भाई को ज़रूर बुरा लगेगा। लुओ यान ने नीचे देखा और वाकई में उसने लुओ जिन को उन दोनों खिलाड़ियों को घूरते हुए पाया। अगर उसकी आंखों से लेज़र किरणें निकलती तो वे दोनों अब तक जलकर राख हो चुके होते। आह जिन, उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसने कहा। वे शायद सिर्फ बातें करने वाले, कुछ कर दिखाने वाले नहीं हैं। मुझे पता है, मैं इतना गुस्सैल नहीं हूं कि जो लोग मेरी बुराई करते हैं उन पर तुरंत हमला कर दूं, लुओ जिन ने गुस्से में कहा। लुओ यान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई, मानो कह रहा हो, क्या तुम नहीं थे?
लेकिन फिर भी उसने कहा, बेशक आहजिन इतना समझदार है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। लुओ जिन को समझ आ गया था कि दूसरा उसे नीचा दिखा रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और बस इतना कहा, अगर मेरी उनसे प्रीलिम्स में मुलाकात हुई तो मैं उन्हें बुरी तरह पीट दूंगा। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करने लगा हूँ, ये सुनकर एक्लिप्स ने कहा। लू यान ने आह भरी। खैर, जब बात उनके दुश्मनों से निपटने की आएगी तो ये दोनों जरूर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेंगे, या कम से कम जिन्हें वे दुश्मन समझते हैं। पहले हिंसा फिर बात। जल्द ही लगभग 30 मिनट बीत गए और अब पंजीकरण कराने की उनकी बारी थी। लुओ जिन सबसे पहले बूथ के अंदर गया। शायद 5 मिनट से भी कम समय में वह बाहर आ गया। मैं मंच के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, लुओ जिन ने कहा, क्योंकि बूथ एरेना के मंच पर ही लगाए गए थे। लू यान ने सिर हिलाया और एक्लिप्स के साथ बूथ के अंदर चला गया। बूथ एक टेलीफोन बूथ के आकार का बंद स्थान था। उसके अंदर प्रवेश करते ही एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, कृपया तब तक स्थिर खड़े रहें जब तक हम आपके डेटा को स्कैन करना समाप्त नहीं कर लेते। तो उसने वही किया जो उसे कहा गया था। वह स्थिर खड़ा रहा, फिर एक प्रकार की लेजर किरण ऊपर नीचे हुई, फिर उसके अवतार पर बाएं दाएं घूमी। कुछ मिनटों बाद मशीनी आवाज फिर से सुनाई दी, खिलाड़ी का नाम नॉक्टिस, लेवल 86, खेलना शुरू करने का वर्ष 2 महीने और 19 दिन, एक पंजीकृत पालतू जानवर है, एक वार्ड कित्सुने जिसका नाम एक्लिप्स है, रूकी कार्निवल में शामिल होने के लिए योग्य। उसके बाद एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज अधिक प्रसन्नतापूर्ण थी, बधाई हो प्रिय खिलाड़ी, आगामी रूकी कार्निवल के लिए आपका पंजीकरण हो चुका है। कृपया 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से फेहेवन हार्बर पर अवश्य पहुंचें। इतना कहकर वह आखिरकार रजिस्ट्रेशन बूथ से बाहर निकल गया। क्या आपको पता है कि वह सेफेहेवन हार्बर कहाँ है? लुओ जिन ने अखाड़े से बाहर निकलते ही पूछा। नहीं, लेकिन मैंने पहले फोरम पर कहीं पढ़ा था कि यह अर्काडिया के पूर्वी तट पर कहीं है। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार वहां से जहाज अर्काडिया के आसपास के विभिन्न छोटे द्वीपों तक जाते हैं, लुयान ने जवाब दिया। शायद रूकी कार्निवल का आयोजन उन्हीं द्वीपों में से किसी एक में होगा। लुओ जिन ने सिर हिलाया, अब उसे उस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि वे अपने पिता को शनिवार को अपनी तय छुट्टी से लौटने के लिए मना पाए। अगर वे अपने पिता की मूल योजना के अनुसार रविवार को लौटते तो शायद वे उस सुरक्षित बंदरगाह पर जाने का मौका चूक जाते। क्या हम जियाओ जियाओ की दुकान पर चलें? अखाड़े से बाहर निकलते ही लुओ यान ने पूछा। लुओ जिन एक बार फिर उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि कुछ ही मिनटों में उन्हें आखिरकार अपने हथियार देखने को मिल जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। उसने अपने दूसरे भाई के वस्त्र की ओर हाथ बढ़ाया और उसमें से एक सामूहिक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला। लुयान के कुछ कहने से पहले ही वे दोनों वहीं से गायब हो गए। लुयान को एक बार फिर निर्वात में खींचे जाने का एहसास हुआ। आंखें खोलते ही उन्होंने पाया कि वे गोल्डक्रेस्ट सिटी में नहीं थे। वे किसी चौक में आ गए थे, लेकिन गोल्डक्रेस्ट के चौक से अलग ये चौक कहीं बड़ा और भव्य लग रहा था। आसपास की इमारतें भी बड़ी और अधिक परिष्कृत थीं, लगभग यूरोप के पुनर्जागरण काल की इमारतों जैसी। ये जगह पूरी तरह से एक शाही माहौल बिखेर रही थी। गोल्डक्रेस्ट और बाकी 2 शहरों की तुलना में यहाँ खिलाड़ियों की संख्या भी कम थी। शायद इसका कारण ये था कि यहाँ मिलने वाली चीज़ें बाकी 3 शहरों की तुलना में कहीं ज़्यादा महंगी थीं। लू यान ने भी सुना था कि यहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना भी बहुत महंगा है। गोल्डक्रेस्ट की तुलना में यहाँ कीमत लगभग 2 गुनी थी। इसी वजह से यू जियाओ की यहाँ दुकान होना और भी आश्चर्यजनक था। इसी बीच लू यान ने अपना स्टेटस विंडो खोला और यू जियो को एक संदेश भेजा। नोक्टिस, जियाओ जियाओ, हम पहले ही एलरीन शहर में पहुंच चुके हैं। उसने तुरंत जवाब दे दिया। वल्कन, तुम कहाँ हो? मैं जाकर तुम्हें बुला लाता हूँ। नोक्टिस, कोई ज़रूरत नहीं, हम पैदल ही वहाँ जा सकते हैं, आप बस हमारा इंतज़ार कीजिए। यू जियाओ की दुकान कितनी मशहूर थी, इसे देखते हुए उसके और लुओ जिन के खो जाने की संभावना लगभग न के बराबर थी। वल्कन, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चैट इंटरफेस बंद करने के बाद लू यान ने शहर का नक्शा खोला। उसने तुरंत फोर्जेटना यू जियाओ की दुकान देखी। ये प्लाजा से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर थी। दिशा याद करने के बाद उसने अपना स्टेटस विंडो बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि लुओ जिन आगे बढ़ रही है। आह जिन, तुम कहाँ जा रही हो? उसने पुकारा। लुओ जिन रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखा। यू जियाओ की दुकान पर, लेकिन ये सही दिशा नहीं है। ये सुनकर लुओ जिन का छोटा सा चेहरा अचानक लाल हो गया। उसे अच्छी तरह याद था कि नक्शे में इस दिशा में जाने को कहा गया था। बेवकूफ़ नक्शा, मुझे पता है, मैंने बस अपने पैर थोड़े से फैला लिए थे। लुओ यान मुस्कुराया और उसने अपने भाई के झूठ को नहीं पकड़ा। वह लगभग भूल ही गया था कि लुओ जिन को दिशा का कितना कम ज्ञान था। वह अपनी पहले कही बात वापस ले रहा था। यू जियाओ की दुकान चाहे कितनी भी मशहूर क्यों न हो, अगर लुओ जिन वहाँ अकेला जाता तो वह ज़रूर रास्ता भटक जाता। मास्टर एक्लिप्स, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। उसे अभी बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, एक्लिप्स ने टिप्पणी की। खैर, सच कहूँ तो उसे लगा कि वह जिस दिशा में जा रहा था वह सही थी। उसने कहा, तो क्या वह वही है जिसे लोग दिशाहीन कहते हैं? आप कह सकते हैं कि मास्टर, तुम्हारा भाई सच में बेचारा है। एक्लिप्स बड़ा दिल दिखाएगा और उसे उन सभी बातों के लिए माफ़ कर देगा जो उसने पहले एक्लिप्स के प्रति नापसंदगी जाहिर की थी। एक्लिप्स ने ऐसे कहा जैसे वह सचमुच एक उदार व्यक्ति हो। फिर उसने अपनी बड़ी नीली आंखों में दया भाव लिए लुओ जिन की ओर देखा। ये देखकर लुओ जिन थोड़ा अचंभित रह गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह लोमड़ी उसे किसी बेचारे बच्चे की तरह देख रही है। उसने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी उस भावना को नज़रअंदाज कर दिया। तो फिर रास्ता दिखाओ, उसने लुओ यान से कहा। उसने अपने दूसरे भाई की ओर देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि लुओ यान के कुछ हद तक धूर्त स्वभाव को देखते हुए उसे यकीन था कि वह अभी अभी उसकी गलती पर हंस रहा होगा।
हाँ, लू यान ने पूरी कोशिश करते हुए कहा कि उसे अभी अभी जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा। लेकिन चलने से पहले उसने लू जिन को याद दिलाते हुए कहा, आह जिन, मेरे पीछे पीछे आना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते में कहीं भटक जाओ। शर्म से लुओ जिन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। पक्का, लुओ यान उसका मजाक उड़ा रही थी। चलो चलते हैं, ठीक है? लुओ यान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है। फिर वे यू जियाओ की दुकान की दिशा में चलने लगे। जब वे उस जगह के पास पहुंच रहे थे तो लुओ यान ने एक और दुकान देखी। यह एक पुरानी दवा की दुकान जैसी लग रही थी। सामने एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, औषधीय दवाइयाँ और कड़ाही। अगर उसे गलतफहमी नहीं थी तो यह बयान क्यू की दुकान की एक शाखा थी। वह सोच रहा था कि नंबर 1 की मियागर की उस नोट पर क्या प्रतिक्रिया होगी जो उसने उसे दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह उस पर काम करेगा। उसे यकीन था कि वह उस विचार में आर्थिक लाभ की अपार संभावना देख सकता था। वे उस दुकान के पास से गुजरे और चलते रहे। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लू यान सामने खड़ी 2 मंजिला इमारत को घूर रहा था। उसका डिज़ाइन काफ़ी सरल था। वह काले रंग से रंगी हुई थी और उस पर फोजेटना लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था। उसमें बयान क्यू की दुकान जैसा नाटकीय प्रभाव नहीं था जो यू जियाओ की शैली को दर्शाता था। अगर उसकी दुकान बहुत भड़कीली होती, जो उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होती, तो उसे बहुत अजीब लगता। अंदर जाने से पहले लुओ यान ने यू जियाओ को यह संदेश भेजना नहीं भूला कि वे पहले से ही उसकी दुकान पर मौजूद हैं। लेकिन यू जियाओ को फिर भी पूछना ही था, अहम, क्या आपको ये पसंद आया? ये पूछते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वह अपनी पुरानी आदत पर लौट आई है। उसने अपनी कमीज का किनारा कसकर पकड़ लिया और उससे खेलने लगी। इससे पता चलता था कि वह सचमुच घबराई हुई थी। मानो जब तक उसे यह मौखिक पुष्टि नहीं मिल जाती कि उन दोनों को उसके बनाए हथियार वाकई पसंद आए हैं, तब तक वह शांत नहीं हो पाएगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो ये बेहद पसंद है। लू यान ने दोनों कटारों को ऐसे पकड़ रखा था मानो वे कोई अनमोल खजाना हो, और उसने कहा। बीच वाली मेज पर बैठी छोटी लोमड़ी कटारों को घूर रही थी। मास्टर, इस सुंदर भाई द्वारा बनाया गया हथियार तुम पर बहुत जंच रहा है। ये ग्रहण की तरह काला है। बहुत सुंदर। लू यान को लगभग हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटा सा जीव सिर्फ इसलिए कह रहा हो कि ये 2 कटारें सुंदर हैं क्योंकि इनका रंग उसके फर जैसा है। वह बैठ गया और उसने एक्लिप्स के मुलायम सिर को सहलाया। फिर उसने सावधानी से कटारों को लकड़ी के बक्से में वापस रख दिया। दूसरी ओर लुओ जिन ने अपना गला साफ किया और अपने नए हथियार को देखकर अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश की। ठीक है। फिर मानो उसे एहसास हुआ कि उसकी बात कुछ हद तक नीरस और औपचारिक थी, उसने अधिक गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद। मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। यू जियाओ आखिरकार मुस्कुराए। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अपनी कमीज के किनारे से खेलना बंद कर दिया था। मुझे खुशी है। तो क्या मैं आपको आपके नए हथियारों के बारे में कुछ जानकारी दूं? कृपया, लुओ यान ने कहा, जिस पर लुओ जिन ने सहमति में सिर हिलाया। चलिए, लुओ जिन से शुरू करते हैं। मैंने जिन 3 मुख्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया वे वही सामग्रियां थीं जो आपने मुझे दी थीं। बर्फ और आग की मिश्र धातुएं और प्रवर्धन पत्थर। जैसा कि आपने शायद पहले ही देखा होगा, मैंने प्रत्येक बंदूक के लिए एक मिश्र धातु का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार की मौलिक मिश्र धातुएं हथियारों में मिलाने पर उन्हें एक मौलिक गुण प्रदान कर सकती हैं। लेकिन ये सब मिश्र धातु की शुद्धता पर निर्भर करता है। आपने मुझे जो मिश्र धातुएं दी उनकी शुद्धता लगभग 25% है। इसलिए आपके हथियार में मौलिक गुण होने की संभावना बढ़ाने के लिए मैंने प्रत्येक बंदूक में एक छोटा आग और बर्फ का क्रिस्टल जोड़ा है। अब आपके हमले के दौरान प्रत्येक बंदूक से आग और बर्फ निकलने की संभावना लगभग 40% तक बढ़ गई है। प्रवर्धन क्रिस्टल की मदद से आपके हथियार के हमले की शक्ति भी 10% बढ़ गई है। यू जियाओ द्वारा अपने नए हथियार के बारे में दी गई लंबी व्याख्या को सुनकर लुओ जिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दोनों बंदूकों पर नजर डाली। तांबे के लाल रंग की और लाल क्रिस्टल वाली बंदूक में अग्नि तत्व होना चाहिए, जबकि धातुई नीले रंग की और नीले क्रिस्टल वाली बंदूक में बर्फ का तत्व होना चाहिए। भले ही हर हमले में आग या बर्फ पैदा करने का प्रतिशत 50% से कम था, फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। ये संभावनाएं निश्चित रूप से कुछ न होने से बेहतर थीं, और उसकी जाति की अनूठी निष्क्रिय क्षमता के अलावा ये बंदूकें वाकई एक जबरदस्त हथियार साबित होती। साथ ही हमले की शक्ति में 10% की अतिरिक्त वृद्धि भी थी। फिर यू जियाओ ने लुओ यान की ओर मुड़कर विस्तार से समझाना शुरू किया। मैंने आपके द्वारा दिए गए अम्बरा धातु का उपयोग खंजर के ब्लेड के रूप में किया। छाया तत्व से इसके अंतर्निहित संबंध के कारण इससे बने ब्लेड में स्वाभाविक रूप से छाया गुण होंगे। इसका उपयोग आपके पास मौजूद या भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी भी छाया संबंधी कौशल के लिए किया जा सकता है। लेकिन मैंने 2 खंजरों के लिए जिस मूल धातु का उपयोग किया वह आपके द्वारा दिए गए शाश्वत कमल का मूल धातु था। मैंने इसे 2 भागों में काटकर प्रत्येक आधे भाग को एक खंजर में लगा दिया। बीच में जो स्पष्ट लगभग पारदर्शी क्रिस्टल आप देख रहे हैं वह शाश्वत कमल है। इसके जुड़ने के कारण जब भी कोई दुश्मन आपके खंजर से घायल होता है तो वह स्वचालित रूप से 3 सेकंड के लिए हिलना बंद कर देता है। लू यान ने सहमति में सिर हिलाया। उसने फिर से दोनों कटारों पर नजर डाली। चूंकि उसकी जाति चंद्रकल्पित देवदूतों का छाया तत्व के प्रति स्वाभाविक लगाव था, इसलिए ऐसा लग रहा था मानो ये हथियार उसी के लिए विशेष रूप से बनाया गया हो। इसमें शाश्वत कमल के मूल तत्व द्वारा प्रदत्त समय विराम कौशल को भी जोड़ दे तो ये दोनों कटारें इस समय उसके पास मौजूद सबसे उत्तम हथियार थीं। उसने अपना सिर उठाया और यू जियाओ की ओर देखा। धन्यवाद जियाओ, जियाओ तुम कमाल हो। वह देख सकता था कि यू जियाओ ने उनके लिए बनाए गए हथियारों के डिज़ाइन और यहाँ तक कि उनके उपयोग पर भी बहुत सोच विचार किया था। ये जानकर उसका दिल खुश हो गया कि उसने इतनी मेहनत की है। तारीफ सुनकर यू जियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। कुछ नहीं है, हमें कितना भुगतान करना चाहिए?
लू यान ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, युजियाओ ने लू यान का सवाल सुनते ही तुरंत कहा। क्योंकि मैंने जो भी सामान इस्तेमाल किया है वह ज़्यादातर आप दोनों का ही है, इसलिए आप इसे मुफ्त में ले सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर आपकी मेहरबानी का दुरुपयोग होगा। लू यान ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। बस हमसे सामान्य शुल्क ले लीजिए, चिंता मत कीजिए, हमें ज़रा भी आपत्ति नहीं होगी। हालांकि लुओ जिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भावों से यह स्पष्ट था कि वह भी अपने भाई की बात से सहमत था। जब लू यान ने देखा कि यू जियाओ अभी भी हिचकिचा रही है तो उसने कहा, जियाओ जियाओ, हम दोनों के तुम्हें पैसे देने से हमारी दोस्ती कमज़ोर नहीं होगी। कुछ खरीदते समय पैसे देना स्वाभाविक है, दोस्तों के बीच भी यही बात लागू होती है। ज़रा सोचो, अगर कोई दुकानदार अपने दोस्तों को दुकान का सारा सामान मुफ्त में दे दे तो वो पल भर में दिवालिया हो जाएगा। फिर उसने माहौल को हल्का करने के लिए मजाकिया लहजे में बात खत्म की। वैसे भी तुम चाहे जो भी कीमत रखो, हम दोनों उसे आसानी से दे सकते हैं। युजियाओ को लुओ यान की बातों से वाकई तसल्ली मिली। वह अपने बनाए हथियारों के लिए उन्हें भुगतान करने देने के विचार से सचमुच हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसने उन्हें पैसे की चिंता किए बिना बनाया था। वह बस यही चाहती थी कि उन्हें हथियार पसंद आएं और उम्मीद करती थी कि वे उनके लिए उपयोगी साबित हों। लुओ यान की बात सुनकर उसने उनसे पैसे न देने की जिद छोड़ दी। उसने बस इतना कहा, तो कम से कम मैं आपको 20% की रियायत दे देती हूँ। ये सुनकर लुओ यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है। युजियाओ द्वारा कीमत बताए जाने के बाद लुओ बंधुओं ने खुशी खुशी उसके खाते में बहुत सारे क्रिस्टल सिक्के स्थानांतरित कर दिए। यान, इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो? लुओ जिन ने पूछा। उसकी नई बंदूकें पहले से ही उसकी कमरबंद पर लटकी हुई थीं। साफ तौर पर वह अपने नए हथियार का प्रदर्शन करना चाह रहा था। लुओ यान ने अपने भाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर साफ भाव था, मैं अपना नया हथियार आजमाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ चलो। लेकिन अफसोस, उसे अपने भाई को निराश करना पड़ा। मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा और जियाओ जियाओ से थोड़ी बात करूंगा। लुओ जिन के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन जल्द ही उनके भाव बदल गए। तो मैं चलता हूँ, जाते समय मैं यू जियाओ को अलविदा कह दूंगा। वे दोनों अभी भी बैठक कक्ष में ही थे, जबकि यू जियाओ कुछ मिनट पहले ही अपने एक सहायक कर्मचारी के फोन आने पर वहां से चली गई थी। कर्मचारी ने बताया कि एक ग्राहक को उससे व्यक्तिगत रूप से परामर्श करना है। अभी उसके और लुओ जिन के लिए अलग अलग जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसे बाद में शेन जी यून से मिलना है। उसने पहले ही शेन जी यून से पिछली बार अधूरे रह गए 2 कामों को पूरा करने के बारे में बात कर ली थी। अगर लुओ जिन उस समय उसके साथ होता तो उसका भाई जरूर हंगामा खड़ा कर देता। अब तो वह लुओ जिन के इस दावे को भी नकार नहीं सकता था कि शेन जी यून का कोई छिपा हुआ मकसद है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दूसरे का मकसद वाकई छिपा हुआ था। यह अच्छी बात है कि लुओ जिन ने खुद ही अकेले जाने का सुझाव दिया। ठीक है, उसने कहा, अपने नए हथियार का परीक्षण करते समय ज्यादा उत्साहित मत होना, कहीं तुम अति उत्साह में आकर गलती से निर्दोष खिलाड़ियों को गोली न मार दो, उसने मजाक में कहा। लुओ जिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। साफ तौर पर वह नाखुश था कि उसका दूसरा भाई उसे फिर से चिढ़ा रहा था। चूंकि लुओ यान अभी भी बैठा था और वह पहले ही खड़ा हो चुका था, उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के दोनों गालों को दबा दिया। चिढ़ाना बंद करो। काफी देर तक दबाने के बाद लुओ जिन ने लुओ यान के गाल छोड़ दिए और आखिरकार बैठक कक्ष से बाहर निकल गई। जाहिर है वह संतुष्ट थी। लुओ यान ने अपने लाल हुए गालों को रगड़ा। वह बच्चा, क्या उसे उसके गाल इतनी जोर से नोचने जरूरी थे? वह बाद में उससे जरूर बदला लेगा। कितनी ईर्ष्यालु है। एक्लिप्स भी मास्टर के गालों को छूना चाहती है, एक्लिप्स ने स्पष्ट ईर्ष्यालु स्वर में कहा। शायद अगर एक्लिप्स भी मानव रूप धारण कर पाती तो वह भी मास्टर के गालों को छू पाती। लुओ यान ने बीच वाली मेज पर बैठे छोटे लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और उसके दोनों गालों को चुटकी से दबाने लगी। ओह, तो तुम्हारा मानवरूपी रूप धारण करने का एकमात्र कारण यही है कि तुम अपने स्वामी के गालों को चुटकी से दबा सको, है ना? अरे 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 मालिक, एक्लिप्स गलत है, कृपया दया करो, एक्लिप्स ने ऐसे कहा जैसे लुओ यान उसे प्रताड़ित कर रही हो। उसने लोमड़ी के गाल छोड़ दिए। सच में ये लोमड़ी कभी कभी हद से ज्यादा नाटकीय हो जाती है। लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक्लिप्स ने अभी तक अपने मानवरूपी रूप की इच्छा नहीं छोड़ी थी। शायद प्रोग्रामर पहले से ही कोई ऐसा आइटम जारी करने की योजना बना रहे थे जो खिलाड़ी के पालतू जानवर को मानवरूपी रूप में बदल सके। इसलिए एक्लिप्स ऐसा ही रूप पाने पर जोर दे रहा था। रुको, तो क्या इसका मतलब यह था कि बयान क्यू को दिया गया उसका सुझाव बेकार हो जाएगा? खैर, जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई आइटम जारी किया या बयान क्यू ने खुद बनाया। जब तक वह आइटम बन गया, लू यान के लिए बस यही मायने रखता था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी कोमल चीज ने उसके घुटनों को छुआ है। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक्लिप्स के दोनों अगले पंजे उसके घुटनों पर टिके हुए हैं। नन्हा सा जीव ऊपर उसकी ओर देख रहा था। उसकी नीली नीलम जैसी आंखें अचानक पानी से भर उठी, मानो वह किसी भी पल रोने वाला हो। क्या मास्टर एक्लिप्स से नाराज है? उसने दयनीय स्वर में पूछा। यह आदमी फिर से अपनी अभिनय प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा है। ये उसने किससे सीखा है? बिल्कुल नहीं, मैं एक्लिप्स पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? एक्लिप्स मुस्कुराया और अपने छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाए। फिर वह लुओ यान की बाहों में कूद गया और उसकी गर्दन से लिपट गया। मास्टर सचमुच एक्लिप्स के लिए सबसे अच्छा है। उसने उस नन्हे लोमड़ी की पीठ थपथपाई। अचानक उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर इस नन्हे लोमड़ी का मानव रूप होता तो वह कैसा दिखता। उसके मन में एक छवि उभरी, काले बालों और आड़ू जैसे गालों वाला एक छोटा लड़का। उसके सिर पर लोमड़ी के 2 कान और पीछे लोमड़ी की 3 पूंछें होती। ये कल्पना वाकई बुरी नहीं थी। उसकी कल्पना शक्ति उस समय रुक गई जब उसे एक संदेश का नोटिफिकेशन मिला। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और चैट इंटरफेस पर चला गया। यान, मैं तो ऑनलाइन हूँ।
तुम कहाँ हो? लू यान ने जवाब देने से पहले एक्लिप्स को अपनी गोद में रख लिया। जागने के बाद जब उसने वीचैट के जरिए शेन जी यून को मैसेज भेजा तो उसने उससे कहा कि गेम में पहुंचते ही उसे मैसेज कर दे ताकि वह उससे मिल सके। नोटिस, मैं जियो की दुकान पर हूँ। संदेश भेजने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह आदमी शायद फिर से सिरके के उल्टे घड़े जैसा हो जाएगा। उसे शायद बस इतना कह देना चाहिए था कि वे एक दूसरे के तैरते हुए द्वीप पर मिलें, लेकिन सोचने से पहले ही उसकी उंगलियां अपने आप टाइप करने लगीं। उन्हें जो जवाब मिला वह निश्चित रूप से यही था, यून, मैं समझ गया। फिर से वही, मैं समझ गया। सच में, अब इस वाक्यांश का उसके लिए एक नया अर्थ होने लगा था। लेकिन जब उसने सोचा कि शेन जी यून इसके बाद कुछ नहीं भेजेगी, तभी उसे एक और संदेश भेजा गया। यून, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। उसे यह बात समझने में कुछ सेकंड लगे। अरे रुको, क्या मैं तुमसे वहां मिलूंगा? क्या वह यहाँ टेलीपोर्ट हो जाएगा? उस सवाल का जवाब मिलने से पहले ही बैठक के कमरे का दरवाजा खुला। यूजियाओ अंदर आए, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसे उस हालत में देखकर उसका सारा सवाल कुछ पल के लिए भूल गया। वह उठा और उसके पास गया। जियाओ जियाओ, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, यूजियाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। कोई बात नहीं, अभी जिस ग्राहक से मुझे मिलना पड़ा वह कुछ ज़्यादा ही मांग कर रहा था। थोड़ी परेशानी तो हुई ही। उन्हें सीधे वापस क्यों नहीं भेज देते? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। खैर, मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूल लिए ताकि उसे हुई इस परेशानी का फ़ायदा मिल सके। लू यान खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूजियाओ को इस तरह खेलते देखना वाकई आनंददायक है। फिर एक संदेश आने की सूचना की घंटी दोबारा बजी। उसने अपना स्टेटस विंडो फिर से खोला और संदेश पढ़ा। यून, मैं फौज एटना के बाहर हूँ। तुम कहाँ हो?